नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हुए लेटेस्ट चेंजेस की। बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बात स्पष्ट करना जरूरी है कि हम जब भी कोई वीडियो डाल रहे हैं वो केवल और केवल सच के बेस पे डाल रहे हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। पिछले वीडियो में भी कई लोगों ने कमेंट किए कि ऐसे कोई बदलाव नहीं है या इसमें नया क्या है वीडियो के अंदर। तो जिन लोगों ने वीडियो पूरा देखा ही नहीं है उनको वो नया क्या है पता लगता ही नहीं है और वो कमेंट डालने की जल्दबाजी कर देते। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप वाकई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने की कोई सोच रखते हैं तो ये वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसे एब्रीवेशन में हम SCSS कह के वीडियो में आगे बात करेंगे, तो सबसे पॉपुलर सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग स्कीम है जिसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट वो पे किया जाता है। क्या बदलाव हैं इन्वेस्ट करने के नियमों के बारे में, पहले उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आमतौर पर हम जानते हैं कि 60 साल या उससे अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। कोई मैटर नहीं है उसने पहले किसी और स्कीम में इन्वेस्ट किया है, कोई उसे पेंशन आ रही है, वो सरकारी एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है या बिजनेसमैन है, कोई भी हो, वो अगर 60 साल से ऊपर की उम्र का है तो वो इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन अब यहां कुछ खास रियायत भी दी गई हैं। पहले ये जान ले कि HUF या NRI इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसे इजाजत नहीं है। तो चेंजेस क्या हैं? अगर आपकी उम्र 60 साल है तब तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है या सुपर एनुएशन रिटायर हुए हैं तब भी वो 55 साल की उम्र के बाद भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। जी हाँ, 55 साल के बाद अगर रिटायरमेंट आप ले लेते हैं, VRS ले लेते हैं, तो आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन उसकी एक शर्त यह है कि आपके रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जो फंड्स आपको मिलेंगे, उसकी जो रिसीट्स पर डेट है, उस डेट से आपको 3 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कर देना होगा। उसके बाद अगर करेंगे तो नहीं कर सकते, फिर आपको अपनी उम्र 60 साल होने का इंतजार करना ही पड़ेगा। और ये भी लिमिट है कि अगर आपको मान लीजिए कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स के तौर पर 5 लाख रुपया मिला है तो मैक्सिमम आप 60 साल की उम्र से पहले 5 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। 5 लाख से ज्यादा करना है तो आपको 60 साल की उम्र तक का इंतजार करना ही होगा। जो डिफेंस के सेक्टर में हैं और जो रिटायर्ड हैं 50 साल की उम्र के बाद भी वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, उनके लिए 55 या 60 साल का क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि वो सिविल डिफेंस से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं होने चाहिए, वो ओनली डिफेंस सेक्टर के होंगे तो 50 साल की उम्र के बाद भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। एक और छूट दी गई है सरकारी एम्प्लॉयज़ को। भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और सभी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ इसके अंदर आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उनके स्पाउस को, यानी उनके हस्बैंड या वाइफ को, इस स्कीम में इन्वेस्ट करने का हक ऑटोमेटिकली मिल जाता है। उसकी उम्र, जब स्पाउस उसका इन्वेस्ट करेगा इन डेथ केस, तो उसकी उम्र चाहे 50 से कम है या ज़्यादा है, 60 से कम या ज़्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल जो डिसीज्ड पर्सन है, डिसीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी उम्र मृत्यु वाले दिन 50 साल से ज़्यादा अगर थी तो वो उस अपने स्पाउस को ये हक देकर गया है ऑटोमेटिकली कि वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर पाए। ये बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत राहत की बात है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट आप सिंगल नाम से भी खोल सकते हैं, ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। लेकिन अगर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो केवल अपने स्पाउस के साथ ही ओपन हो सकता है, यानी सिर्फ हस्बैंड या वाइफ के साथ ही ओपन कर सकते हैं। घर में कोई और फैमिली मेंबर, उसके साथ आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट ज्वाइंट ओपन नहीं कर सकते। ज्वाइंट अकाउंट के अंदर जो अकाउंट की सारी जिम्मेदारी है वो फर्स्ट होल्डर की ही होती है। अकाउंट फर्स्ट होल्डर का ही माना जाता है। ज्वाइंट अकाउंट होल्डर का सिर्फ रोल तभी आता है अगर फर्स्ट होल्डर की डेथ हो जाती है। चाहे कोई अकाउंट में टैक्स का मसला आता है या अकाउंट के मालिक कौन है, वो सब कुछ फर्स्ट होल्डर को ही माना जाता है। ज्वाइंट अकाउंट होल्डर की उम्र कोई भी हो सकती है, सिर्फ फर्स्ट होल्डर की उम्र के क्राइटेरिया वो हैं जो हमने वीडियो में पहले आपको अभी बताए हैं। लेकिन ज्वाइंट अकाउंट होल्डर चाहे 40 साल का हो, 45 साल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी उम्र का कोई लेना देना नहीं है। मैक्सिमम लिमिट इसके अंदर रहती है 30 लाख रुपए की। पहले ये बहुत पहले लिमिट 15 लाख की हुआ करती थी, लेकिन अब एक अकाउंट के अंदर 30 लाख रुपया आप मैक्सिमम जमा कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ अकाउंट्स आप ओपन कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन करने की कोई सीमा नहीं है। आज आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपने 10 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लिया, बाद में कभी 2 साल बाद, 4 साल बाद आपके पास पैसे और आते हैं तो आप और पैसे डाल सकते हैं। लेकिन
पुराने अकाउंट के अंदर आप टॉपअप नहीं कर सकते। पुराने अकाउंट एक बार खुल गया वो अपने टाइम से मैच्योर होगा, लेकिन अगर आपके पास फंड्स और अवेलेबल हैं और आप और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको फ्रेश एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, और वो अकाउंट की मैच्योरिटी डेट पिछले अकाउंट से कोई लेना तो नहीं है, नए अकाउंट के तौर पर आगे से 5 साल की मैच्योरिटी डेट होगी। तो नंबर ऑफ अकाउंट जितने चाहे खोलिए, लेकिन सभी अकाउंट्स का मिलाकर टोटल 30 लाख से क्रॉस नहीं करना चाहिए। और यदि ऐसा होता है, यदि गलती से या जानबूझकर आप 30 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं एक पैन नंबर के अंडर, तो उस 30 लाख से ज्यादा वाली रकम पर आपको कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। इस समय इंटरेस्ट रेट इसका चल रहा है 8.20%। बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्ट रेट है इस समय। शायद इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट किसी और नेशनलाइज्ड सेविंग स्कीम के अंदर अवेलेबल नहीं है। उससे भी ज्यादा बढ़िया बात यह है कि ये इंटरेस्ट रेट फिक्स है। जितनी भी सेविंग स्कीम्स हैं अदर देन एफडी वगैरह, आजकल सभी सेविंग स्कीम्स का ट्रेंड हो चला है कि फ्लोटिंग रेट कर दिया गया है। आरबीआई बॉन्ड्स में फ्लोटिंग है, पीछे प्रधानमंत्री वय वंदन योजना जो बंद हो चुकी है उसमें भी फ्लोटिंग रेट कर दिया गया था। तो इसमें फिक्स है, एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया जिस रेट पर, आने वाले 5 साल तक आपके लिए इंटरेस्ट रेट फिक्स हो गया। फर्दर हर क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट रिवाइज तो होगा, लेकिन वो आपके लिए नहीं होगा, वो जो फ्रेश इन्वेस्टर हैं सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल होगा। जिस दिन आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस दिन जो रेट था 5 साल आपके लिए वही रेट रहेगा, और इसका इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली पे किया जाएगा, यानी हर 3-3 महीने बाद ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, या आप उसका चेक भी ले सकते हैं, मनी ऑर्डर भी ले सकते हैं, जो मोड ऑफ पेमेंट आप चाहें। लेकिन 3 महीने बाद आपको इंटरेस्ट लेना अनिवार्य है। अगर आप नहीं भी लेते हैं तो उस ब्याज की रकम पर कोई और एक्स्ट्रा ब्याज, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट का ही क्यों ना हो, नहीं दिया जाता है। 3-3 महीने के बाद ब्याज लेना इसका अनिवार्य है, और जब 5 साल का टेन्योर जो इस स्कीम का है वो पूरा हो जाता है तो आपकी मूल राशि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपके अकाउंट में आ जाती है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो ब्याज मिलेगा उसकी डेट्स फिक्स हैं। पहला ब्याज आपको आता है इसका 1 जनवरी को, उसके बाद 1 अप्रैल को, उसके बाद 1 जुलाई को, और उसके बाद 1 अक्टूबर को। यानी ये 1 अक्टूबर की जगह 30 सितंबर भी हो सकता है, एक दिन ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन डेट्स फिक्स हैं। मतलब कहने का ये है, मान लीजिए आपने 25 मार्च को इन्वेस्ट किया था, सपोज आपने 25 मार्च को इन्वेस्ट किया, तो उसके बाद जो आपको पहला इंटरेस्ट मिलेगा वो 6 दिन का इंटरेस्ट होगा, 25 मार्च से लेकर 31 मार्च का, जो आपके सेविंग्स अकाउंट में आ जाएगा। 1 अप्रैल से आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा फिर 3-3 महीने का मिलने लगेगा। इन्वेस्टमेंट डेट से 3 महीने नहीं गिनेंगे हम, जो इनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ब्याज की देने की डेट्स हैं वो फिक्स हैं। पहला इंटरेस्ट आपको पार्शियल ही पे किया जाएगा। नेशनलाइज स्कीम है इसलिए 101% सेफ है, 1 रुपए का भी इसके अंदर खतरा नहीं है। चाहे आप बैंक में ही ओपन कीजिए चाहे पोस्ट ऑफिस में, सभी बैंक्स के अंदर ये स्कीम अवेलेबल है, पोस्ट ऑफिस की हर ब्रांच के अंदर आपको अवेलेबल मिलेगी। लेकिन जब आप बैंक्स में ओपन करते हैं तो एक चीज का ख्याल करना है कि बैंक्स आमतौर पर अपनी भी सीनियर सिटीजन स्कीम्स चलाते हैं, लेकिन जब आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या पासबुक मिलेगी, उसके ऊपर जनरली इसकी पासबुक मिलती है, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसके आगे पीछे बैंक का नाम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो बैंक की अपनी कोई स्कीम है, वो नेशनलाइज्ड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम नहीं है। 1 लाख रुपए से कम अगर आपने डिपॉजिट करना है तो आप कैश भी कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर डिपॉजिट करना है तो केवल चेक या ऑनलाइन या डीडी के थ्रू ही कर सकते हैं। टेन्योर जैसा कि हमने बताया कि 5 साल का है। एक और जो बड़ा मेजर चेंज किया गया टेन्योर को लेकर है, समय सीमा को लेकर है। अकाउंट जब आप ओपन करते हैं तो ये 5 साल का अकाउंट ओपन होता है। 5 साल के बाद आप चाहें तो इसकी मैच्योरिटी ले सकते हैं। इंटरेस्ट तो आपको आपके सेविंग्स अकाउंट में आ ही रहा था रेगुलर बेसिस पर, आपको 5 साल पूरे होने पर आपके मूल राशि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी वापस कर दी जाती है। लेकिन अगर आप चाहें तो 3 साल का एक्सटेंशन ले सकते हैं, और एक्सटेंशन के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो जो 6ठा साल आपका स्टार्ट हो रहा है, यानी एक्सटेंशन पीरियड का पहला साल, और टोटल इन्वेस्टमेंट का वो हुआ 6ठा साल। तो 6ठे साल जो पहला दिन होगा उस दिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू होगा वो आपको आने वाले 3 साल दिया जाएगा। अब जो बड़ा बदलाव है वो ये है, पहले ये था कि आप केवल एक बार एक्सटेंशन ले सकते थे, यानी टोटल आपके 8 साल अगर स्कीम में हो गए हैं तो डेफिनेटली आपको अकाउंट मैच्योर करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अब आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसके अंदर एक्सटेंशन ले सकते हैं। 3-3 साल के ब्लॉक्स में ही एक्सटेंशन मिलेगा। एक बार आपने 3 साल का एक्सटेंशन लिया, उसके बाद भी आप स्कीम में बने रहना चाहते हैं, 3 साल और बढ़ा लीजिए, 3 साल और बढ़ा लीजिए, जितनी बार चाहे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हर बार
जो एक्सटेंशन पीरियड का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो एक्सटेंशन पीरियड के फर्स्ट डे से काउंट होगा और उसी दिन का मिलेगा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सटेंशन पीरियड के पहले दिन चल रहा होगा। एक्सटेंशन के लिए जो एप्लीकेशन आपको देनी है वो पहले जो कभी भी आपका अकाउंट चाहे बेसिक था या एक्सटेंशन पीरियड वाला था, लेकिन जो भी उसकी मैच्योरिटी डेट है उस मैच्योरिटी डेट के बाद 1 साल खत्म होने से पहले पहले देनी है। अगर 1 साल तक भी आप कोई एक्सटेंशन की एप्लीकेशन नहीं देते हैं तो अकाउंट ऑटोमेटिकली मैच्योर माना जाएगा, उसके बाद आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर कि एक्सटेंशन पीरियड पिछले मैच्योरिटी डेट से ही गिना जाएगा, यानी कि जब मान लो पहले 5 साल आपके पूरे हो गए, उसके बाद आपने 2 महीने लगा दिए एप्लीकेशन देने में और 2 महीने बाद आप एप्लीकेशन दे रहे हो कि मुझे ये अकाउंट 3 साल के लिए एक्सटेंड करना है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन डेट से 3 साल गिने जाएंगे। आपकी जो मैच्योरिटी डेट थी पहले वाले ब्लॉक की 5 साल की जो मैच्योरिटी डेट थी उस डेट से ही 3 साल गिने जाएंगे। प्री मैच्योरिटी के रूल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। प्री मैच्योरिटी इसकी सिर्फ एक पेनल्टी पे करके हो सकती है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक रीज़न, कोई आपको सर्टिफिकेट, कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 साल पूरा होने से पहले, इन्वेस्टमेंट डेट से 1 साल पूरा होने से पहले इसको प्री मैच्योर कर लेते हैं तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। जितना भी ब्याज अब तक आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था वो काट करके आपके मूल राशि आपको वापस कर दी जाएगी। अगर आप 1 साल पूरा होने के बाद लेकिन 2 साल पूरे होने से पहले इसको प्री मैच्योर करते हैं तो जो भी आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट है उसका 1.5% आपसे पेनल्टी के तौर पर काट के बाकी रकम आपको वापस कर दी जाएगी। ब्याज तो आपका ऑलरेडी आपके अकाउंट में आ चुका था। 2 साल पूरे होने के बाद अगर आप प्री मैच्योर करते हैं तो ये 1.5% वाली पेनल्टी घटकर 1% होती है। एक्सटेंशन पीरियड के दौरान अगर आप इसे प्री मैच्योर करना चाहते हैं तो एक्सटेंशन पीरियड के पहले साल के अंदर अगर प्री मैच्योर करते हैं तो डिपॉजिट अमाउंट का 1% काटा जाएगा, लेकिन एक्सटेंशन पीरियड के दूसरे और तीसरे साल के अंदर अगर इसे प्री मैच्योर करेंगे तो कोई पेनल्टी किसी किस्म की नहीं ली जाएगी। सिर्फ आप जाकर रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे प्री मैच्योर करना है और पूरी रकम आपके सेविंग्स अकाउंट में आ जाएगी। इनकम टैक्स के नज़रिए से देखते हैं कि 80C के लिए ये स्कीम एलिजिबल है। बहुत अच्छी बात है, 5 साल की स्कीम है, 80C के लिए एलिजिबल है। 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट आपकी 80C में आपको छूट दिलवा सकती है। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप एक्सटेंशन करेंगे वो अमाउंट 80C के लिए एलिजिबल नहीं होती। सिर्फ जो पहली बार आपने इन्वेस्ट किया अकाउंट के अंदर, जो 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, वो 80C एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन जब एक्सटेंड करेंगे वो रकम 80C के लिए एलिजिबल नहीं होगी। अब लोगों का सवाल आता है कि हमने 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर लिया, 80C की छूट ले चुके हैं, लेकिन हम अगर 1 साल के अंदर अंदर उसको बंद करवा देते हैं तो क्या हमारी 80C की छूट पर भी कोई फर्क पड़ेगा? जी नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। जो छूट आप ले चुके हैं वो अपनी जगह सही है। अब तो जो प्री मैच्योरिटी के रूल्स की पेनल्टी है वो पे करके आप स्कीम से बाहर हो सकते हैं। जो ब्याज आपको इस पर आ रहा है वो आपकी टोटल इनकम में ऐड होगा, उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं। जो रेगुलर आपकी इनकम है सभी सोर्सेज से मिलाकर टोटल इनकम जो आपकी बन रही है, जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आप फॉल कर रहे हैं उस टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से आपको टैक्स लगाया जाएगा। टीडीएस की क्लॉज यहाँ एप्लीकेबल रहती है। टीडीएस जरूर काटा जाता है, लेकिन 15H देकर आप इससे बच भी सकते हैं। 15H देते समय ध्यान रखिएगा कि फेक नहीं होना चाहिए। आजकल इस चीज़ की बहुत ज़्यादा क्रॉस चेकिंग होने लगी है। टीडीएस कटने के डर से लोग झूठा 15H दे देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा फॉल्ट हो सकता है आने वाली ITRs के अंदर। नॉमिनेशन की फैसिलिटी इसमें मिलती है, 3 नॉमिनी कर सकते हैं। अगर आपने परसेंटेज स्पेसिफाई नहीं किया है तो तीनों नॉमिनी बराबर के हकदार होंगे। नॉमिनी हमेशा इस पैसे को यूज नहीं कर सकता, ये हम बार बार हर वीडियो में बता रहे हैं। नॉमिनेशन के रिगार्डिंग बहुत बड़े गलतफहमियां लोगों के दिमाग में है, उसको दूर करने के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे ज़रूर देखिएगा। बहुत ही काम का वीडियो है आपके। और इस अकाउंट को आप एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक पोस्ट ऑफिस की ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। लोन की फैसिलिटी इस पर अवेलेबल नहीं होती, कोई लोन नहीं ले सकते इसके अगेंस्ट, कोई कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में आप इसे नहीं रख सकते। तो 2 मेजर चेंजेस आज की वीडियो में हमने जाने, एक इन्वेस्टमेंट की उम्र की सीमा के बारे में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को राहत दी गई है, दूसरे इसके एक्सटेंशन के बारे में। ये 2 मेजर चेंजेस थे। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम की बहुत ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, उनके लिंक्स भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर कोई आपके सवाल हैं, अपने व्हाट्सएप का नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप हमसे पर्सनली भी चैट कर सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेजेस के जरिए चैट करना चाहते हैं तो उन चैट्स का जवाब हम पर्सनली देते हैं आपको।
और उसके एक नॉमिनल सी फी करके आप हमसे जितना चाहे कन्वर्सेशन करके सवाल पूछ सकते हैं। कैपिटल ग्रो को देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।